नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं सूरज कुमार बौद्ध और ये मेरे YouTube चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर बताएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और इस लोकसभा चुनाव के उपरांत नई सरकार का गठन भी हो गया है। और इस नई सरकार गठन होने के साथ साथ कुछ ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो काफ़ी मजबूत होकर के निकली हैं और नई सरकार जिसका गठन हुआ है, अगर मैं बात करूं स्पष्ट तौर पर बीजेपी की, तो डेफिनेटली उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बावजूद उसके बीजेपी का जो एनडीए है वो पूरी तरह से बहुमत में है और बहुमत में होने की वजह से वो सरकार में सत्तासीन है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि इस लोकसभा चुनाव में दलित कहाँ हैं, दलित लीडरशिप कहाँ है, उनके मुद्दे कहाँ हैं, उनकी आवाज़ कहाँ है, उनकी हनक कहाँ है। यह एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि इस चुनाव में पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष ने मिल करके दलित लीडरशिप को ख़त्म करने की पूरी साजिश रची। अगर स्पष्ट तौर पर बात करूं इंडी अलायंस की, तो डेफिनेटली इंडी अलायंस ने यह शुरू से ही अपने मन में एक बात बिठा रखी थी कि हमें किसी भी रूप में दलित लीडरशिप को इस चुनाव में ख़त्म करना है, शेड्यूल कास्ट पार्टीज को पूरी तरह से इग्नोर करना है और बाद में चुनाव जब अपने आप में एक मोड़ लेगा, चुनाव जब उफान पर होगा, तब हम लोग जो दलित लीडरशिप है, जो शेड्यूल कास्ट वॉइसेस हैं एंड जो शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हैं, उनको हम उठाएंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट लीडरशिप को पूरी तरह से क्रिमिनलाइज करेंगे, उन्हें बी टीम, एजेंट आदि बोल करके उनके खिलाफ एक परसेप्शन खड़ा करेंगे, एक नैरेटिव खड़ा करेंगे। और इस परसेप्शन, इस नैरेटिव खड़ा करने में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तमाम यूट्यूबर्स को खरीदा, छोटे यूट्यूबर्स लेकर के बड़े यूट्यूबर्स तक, और उन यूट्यूबर्स के साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट समुदाय के न जाने कितने चमचे भी बिके। हालांकि चमचों का आना कोई नई बात नहीं है, चमचों का आगमन भारतीय राजनीति की अगर बात करें और स्पष्ट तौर पर भारतीय राजनीति में शेड्यूल कास्ट मूवमेंट के दखल की बात करें, अनटचेबल कम्युनिटी जिन्हें पहले फॉर्मर अनटचेबल बोला जाता था, आज वो दलित बोला जाता है या शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो उससे 1932 का जो पूना पैक्ट अगर आप लोग पढ़ेंगे, 1932 के पूना पैक्ट के बाद से ही चमचा युग का एक नए सिरे से आगमन हुआ है या नए सिरे से उनका प्रभुत्व बढ़ा है। वो चमचा जो होते तो उसी वंचित समाज के हैं, लेकिन उसी वंचित समाज के लीडरशिप को पूरी तरह से खारिज करते हैं। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, दरअसल ये पूना पैक्ट की पुनरावृत्ति है। पूना पैक्ट आप सभी को याद होगा कि 1932 में जो मिस्टर गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर की मांगों के खिलाफ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मांग रखा था पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में, और उन गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि अनटचेबल कम्युनिटी जो है उनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, इसलिए उनके सेपरेट आइडेंटिटी का मान सम्मान रखते हुए और उनके मुद्दों को प्राथमिकता रखते हुए, उनके रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न को प्राथमिकता रखते हुए उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, यानी उन्हें हिंदू फोल्ड से अलग रखा जाए। जिस तरह से मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, जिस तरह से इंडियन क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला एंड जिस तरह से सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, ठीक उसी तरह से इस देश के शेड्यूल कास्ट यानी अनटचेबल कम्युनिटी के लोगों को भी पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के इस मांग को रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वीकार किया और उस मांग को पूरी ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकार किया और इस तरह से 1932 में एक कम्युनल अवार्ड पारित हुआ। हालांकि उसे कम्युनल अवार्ड बोला जाता है क्योंकि संप्रदाय के बेस पे वो अवार्ड दिया गया था, जैसे सिख को एंड क्रिश्चियंस को एंड मुस्लिम्स को। हालांकि अगर शेड्यूल कास्ट कंसर्न की बात करें तो दरअसल वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, वो पूरी तरह से देखा जाए तो वो एक प्राइम इलेक्टोरेट ही था। मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को या अनटचेबल कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो जो अनटचेबल कम्युनिटी थी उनको दो बेसिकली राइट्स मिले थे। पहला उनका अधिकार यह था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, यानी कि वो अपने जो उनके आरक्षित सीटें होंगे उन पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, उनको डबल वोट का अधिकार मिलेगा। ये अनटचेबल कम्युनिटी को ये राइट मिल गया था। लेकिन मिस्टर गांधी को अनटचेबल कम्युनिटी का मजबूत होना, अछूतों का मजबूत होना, अछूतों का सशक्तिकरण के की दिशा में आगे बढ़ना मिस्टर गांधी को स्वीकार नहीं था। इसीलिए मिस्टर गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस मांग के खिलाफ आमरण अनशन का घोषणा किया और 20 सितंबर 1932 को मिस्टर गांधी यरवदा जेल में
आमरण अनशन पर बैठ गए। दरअसल वो सिर्फ एक अनशन नहीं था और एक सिर्फ भूख हड़ताल नहीं था, वो बाबा साहब अम्बेडकर को एक खुली चुनौती थी कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट के इस डिमांड को वापस नहीं लेते हैं और अनटचेबल कम्युनिटी को हिंदू फोल्ड का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा, मैं तो आमरण अनशन पे बैठने जा रहा हूं और अगर मुझे कुछ होगा तो फिर मेरा समाज देख लेगा। आप सभी को पता है कि 1932 यानी 1932 में गांधी का प्रभुत्व कांग्रेस में पूरे देश में कितना ज़्यादा हावी था। गांधी के मौत का मतलब पूरे सिरे से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी यानी अनटचेबल कम्युनिटी का नरसंहार। बाबा साहब अम्बेडकर को अनेकों धमकियां दी गई, खून से लिखे हुए खत दिए गए, जगह जगह पे दलितों पे हमले होने शुरू हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कम्युनिटी के हक की, अपने कम्युनिटी के जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कम्युनिटी के सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया और उस फैसले के तहत में बाबा साहब अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वापस करना पड़ा। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वापस किया, इसलिए जो पूना पैक्ट हुआ उस पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर के सामने एक प्रस्ताव रखा था मिस्टर गांधी ने कि आपको जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे यानी जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें 147 सीट आरक्षित किया गया। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन होंगे उसमें जो है टोटल आबादी का 18% उनको रिजर्वेशन मिला इस देश के अछूतों को। हालांकि इसके बाद हुआ ये कि जो अनटचेबल कम्युनिटी जिनको डबल वोट का अधिकार मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला था, जिसके तहत वो विधानसभा में जा करके, जिसके समय में अगर आज के दौर की बात करें तो संसद में जा करके अपने समाज की मजबूत आवाज़ उठा सकते थे, ऐसा हुआ नहीं। मिस्टर गांधी के पूना पैक्ट की बदौलत इस देश के अछूतों को के सामने एक ऐसी बाइनरी रख दी गई कि अब वो जो विरोधी पार्टियां चाहेंगी, जिसको चाहेंगी उसको संसद में भेजेंगी, जिसको चाहेंगी उसको विधानसभा में भेजेंगी और अछूतों के पास सिर्फ उनको चुनने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहेगा। मजबूर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किया और गांधी की साजिश को आप इसी बात से समझ सकते थे, चूंकि गांधी दलितों को हरिजन बनाना चाहते थे, इसलिए 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट के बाद उसके 4 दिन बाद 28 सितंबर 1932 में एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम मिस्टर गांधी को पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ये अनटचेबल कम्युनिटी को अनटचेबल क्यों बोला जा रहा है, क्यों ना थोड़ी सी गाली दी जाए। इसलिए मिस्टर गांधी ने डिसाइड किया और उन्होंने नाम रखा कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। यानी गांधी जब तक दलितों को गाली नहीं देंगे उनका पेट सही नहीं होता था, उनका हाजमा सही नहीं होता था, उनको एक बीमारी थी, किसी तरह से दलितों को हर बात पे क्रिमिनलाइज किया जाए। अब ठीक उसी का उदाहरण लेते हुए राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव में दलितों को क्रिमिनलाइज किया है। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से मिस्टर गांधी ने दलितों के साथ छल किया, उनका अधिकार छीना और किस तरह से राहुल गांधी ने उसी पूना पैक्ट का पालन करते हुए दलितों का हक छीना, उनको क्रिमिनलाइज किया, उनको गाली दी और अंत में उनके साथ छल किया। और इस छल के फलस्वरूप दलितों का पूरा अधिकार छीन लिया गया। नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया, यानी पद तो दिया गया, लेकिन पावर नहीं दिया गया। पावर के नाम पे उन्हें बाबा जी का ठुल्लू थिमाया गया और अंतिम में वो राम नाम करते हुए घूम रहे हैं। मसलन एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा। आप अयोध्या सीट देख लीजिए। अयोध्या सीट वैसे तो सामान्य सीट है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जिसका नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद अयोध्या में बीजेपी के राम मंदिर के लहर को हराते हुए चुनाव जीत गए हैं और पूरे देश भर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस बात का डंका पीट रही है कि देखो दलितों का हमने कितना सशक्तिकरण कर दिया है। दरअसल ये पूरी तरह से मजाक है, दलित भावनाओं के साथ मजाक है, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के साथ मजाक है, बहुजन राजनीति के साथ मजाक है। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या सीट से जीते हुए हैं वो गली गली में और हर स्टूडियो टीवी मंचों पे जा करके इस बात का रोना रो रहे हैं कि हम राम के सच्चे अनुयायी हैं। ठीक है, मान लिया कि आप राम के सच्चे अनुयायी हैं, लेकिन अगर आप बहुजन वैचारिकी की बात करेंगे, जब आप अम्बेडकरवाद की बात करेंगे और जब आप बहुजन राजनीति की बात करेंगे,
तब आपको एक वैचारिकी डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो वैचारिकी आपको सिर्फ बहुजन राजनीतिक दलों में ही देखने को मिल सकती है। जैसे आप कल्पना कीजिए, जब बसपा की सरकार थी तो बसपा की सरकार के दौरान न जाने कितने क्या नाम है कि कमज़ोर वर्ग के लोग, कोई पंचर बनाने वाला, कोई नाचने गाने वाला, मतलब किशोर कुमार पगला जैसे लोगों को बहन जी ने मिनिस्टर बनाया, पावर दिया, पोजीशन दिया, और बखूबी उन्होंने उस पद को निभाया। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय बहन जी ने, जिस समय साहब कांसीराम ने बसपा में तमाम वंचित वर्ग के लोगों को राजनीतिक भागीदारी दी, उनको पावर दिया, और वो लोग बहुजन राजनीति को मजबूत कर रहे थे, और तीसरी आज़ादी जैसी फिल्म का उद्घाटन कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। कुछ ही दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो तब थे, अभी नहीं हैं, माननीय आकाश आनंद जी ने एक इंटरव्यू दिया था। पिनस त्यागी को इंटरव्यू देते हुए आकाश आनंद जी से जब पूछा गया कि क्या आप राम मंदिर जाएंगे, तो आकाश जी ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहन जी ने बहुत सारे पार्क बनाए हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रेरणा स्थल है, भगवान बुद्ध की तमाम विरासतें हैं, बहुजन राजनीति की तमाम विरासतें हैं, हम उन पार्कों में जाएंगे। तो आप वैचारिकी को समझिए। अवधेश प्रसाद जो गली गली में राम का भक्त बन के घूम रहे हैं, क्या वो आपका भला करेंगे? या फिर बसपा के वो लोग जो किसी पावर पोजीशन पर नहीं है, फिर भी आपकी वैचारिकी को मजबूत करना चाहते हैं? लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ में बहुजन राजनीति को खत्म करने की कोशिश की? अब हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। दरअसल पूना पैक्ट पार्ट 1 और पूना पैक्ट पार्ट 2 में किस तरह से एक रूपता है, और किस तरह में आप दोनों को ये देख सकते हैं कि दोनों पैक्टों में और दोनों गतिविधियों में, चाहे वो 1932 का पूना पैक्ट हो या 2024 का एनसी अलायंस, इन दोनों में आपको किस तरह से एक रूपता दिखेगी और किस तरह से उन्होंने बहुजन राजनीति को खत्म करने का काम किया, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। 1932 में मिस्टर गांधी ने एक नारा दिया था। वो नारा ये था कि दलित हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, दलित हिंदू धर्म से अलग आइडेंटिटी नहीं रखता। ठीक है, उनके साथ शोषण होता है, पर हम करेंगे ना भला, हम करेंगे अछूतों का उद्धार। क्यों? क्योंकि हम नर्स हैं, और हम नर्स हैं इसलिए हम ज़्यादा भला कर सकते हैं। और दलितों को वैसे भी अपनी ही जाति की, अपने ही समाज के, अपने ही कम्युनिटी के लीडरशिप की जरूरत क्यों है, जब उसके पास गांधी जैसा महान विचारक पैदा हुआ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से मतभेद रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का यह मानना था कि दलितों का भला, यानी अनटचेबल कम्युनिटी का सबसे अच्छा भला उसी के वर्ग के लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वेदना को वो अच्छे तरह से समझते थे। चूंकि गांधी का यह मानना था कि हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है दलित समाज, इसलिए अगर आप दलित समाज को बचाना चाहते हो तो, और हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय यह है किसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड को खारिज किया जाए। और गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट की इस डिमांड को खारिज कराने के लिए पूरी तरह से अड़ गए थे, और इस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से एक स्लोगन दिया जिसका नाम था हिंदू बचाओ, हिंदू सैंक्शन बचाओ, हिंदू डोमिनेंस बचाओ। और चूंकि हिंदू बचाना है, इसलिए दलितों को अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर को इतना मजबूर किया गया, उनके समाज को धमकियां दी गई, उनके लोगों पे हमले होने शुरू हुए, खून से लिखे हुए खत लिखे गए। और ये मैं झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भारत सरकार द्वारा प्रमाणित और भारत सरकार द्वारा जो पब्लिश बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग वॉल्यूम्स हैं उसमें लिखी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर मजबूर होकर के पूना पैक्ट पे सिग्नेचर किए। ठीक उसी तरह से आज राहुल गांधी ने एक नारा दिया कि संविधान बचाओ, और दलितों से कहा कि देखो दलितों, अगर तुम संविधान बचाना चाहते हो और अगर तुम लोकतंत्र बचाना चाहते हो तो अपनी कुर्बानी दो, अपने लीडरशिप का खत्म करो, अपनी पार्टियों को खत्म करो और हमें नेता बनाओ। क्यों? क्योंकि हम राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी मतलब गांधी के वारिस। तो राहुल गांधी ने पार्ट 2 बनाने के चक्कर में ये पूरी तरह से एक प्लानिंग की दलितों के नेतृत्व को खत्म करने के लिए। दलित बेचारा भोला भाला समाज राहुल गांधी की मीठी मीठी बातों में आ गया, अखिलेश यादव को मीठी मीठी बातें में आ गया, और अखिलेश यादव का पांव छूते हुए दलित एग्री हो गया कि ठीक है भैया, अब आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं और आप ही संविधान बचा सकते हैं। और दलित राजनीति में ये पहली बार देखने को मिला है कि दलित समाज पहली बार डर करके वोट दिया है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी इसलिए इनको वोट दो, और जब ये पावर में आ जाएंगे तो तुम पे लाठी मारेंगे। कोई बात नहीं, इस बात के लिए सहन कर लिया जाएगा। ठीक है, हमने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट दिया था, तो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की थोड़ी सी गाली, थोड़े सा अपमान, थोड़ा सा जलील होना बर्दाश्त है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। जिस तरह से मिस्टर गांधी ने हिंदू बचाओ का नारा दे करके
दलितों का हक छीना और बाबा साहब को मजबूर किया, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का नारा देकर के दलितों का हक छीना। दोनों में फ़र्क इतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर मजबूर थे पूना पैक्ट पे सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि उनको अपने समाज की रक्षा करनी थी, अपने समाज की सुरक्षा को बहाली करना सुनिश्चित करना था। लेकिन दलित समाज आज के दौर में बुड़बक निकला, इतना बड़ा बुड़बक निकला कि वो जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारा। चूँकि मिस्टर गांधी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि दलित समाज हरिजन है, अछूत जो है वो हरिजन है, इसलिए हरिजन के पास उतना वैचारिक बुद्धि नहीं है कि वो अपना नेता चुन सके, इसलिए बेहतर होगा कि वो गांधी को अपना नेता चुने, उस गांधी को जो वर्ण व्यवस्था में बहुत ही कट्टरता से यकीन रखता है। और गांधी पूरे सिरे से दलितों को हरिजन कह के जलील किया करते थे। इनफैक्ट उन्होंने हरिजन नाम से बाकायदा एक मैगजीन, अपना एक अखबार शुरू किया। और इतना ही नहीं, गांधी ने, जैसा मैं पहले बताया कि 1932 में 28 सितंबर को जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बना हुआ था, उसका नाम चेंज करके अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ रखाया। तो उस हरिजन सेवक संघ का जो नाम था, दरअसल वो गांधी की एक वैचारिकी थी। गांधी दलितों को हरिजन कह के जलील किया करते थे। आज ठीक उसी पैटर्न पे राहुल गांधी और उसका कांग्रेस चल रहा है। कांग्रेस की तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आप देखेंगे, वो आजकल दलितों को हरिजन कह के ही जलील कर रहे हैं। कांग्रेस के खुद ऑफिशियल अकाउंट की बात करें तो कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट पे, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे दलितों को हरिजन कह के गाली दे रही है। कांग्रेस केरला का सोशल मीडिया अकाउंट है जो दलितों को हरिजन कह के गाली दे रहा है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट के बाद जो विलन बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक उसी तरह से आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत और तमाम जो है कि लिबरल जो पत्रकार हैं, वो लोग, इनफैक्ट ध्रुव राठी जैसा चमचा पत्रकार, वो सिरे से बोल रहे हैं कि जो बसपा है, बसपा की वजह से इंडिया अलायंस 16 सीटों पे हार गई। और वो इतना ही नहीं बल्कि यह भी बोल रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी, माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी चलती है, उसके लीडरशिप की बदौलत महाराष्ट्र में 6 सीटों पे कांग्रेस हार गई। ऐसा लगता है कि भारतीय लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र न होकर के इनके मौसी का एक घर है और इनके मौसी के घर में जो बंगले बने हुए हैं उनमें 16 कमरा बसपाइयों ने बंगला कब्जा कर लिया है और 6 कमरा वंचित बहुजन अघाड़ी वालों ने कब्जा करके रखा है। लेकिन इस बात को भूल चुके हैं कि अगर आप लोकतंत्र को अपने मौसी का घर समझ रहे हैं तो बसपा ने आपको 32 सीटों पर हेल्प भी की है, तो 32 सीटों का सूद समेत आपने किराया कब वापस करेंगे? इसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। दलितों को आपने जिस तरह से गुमराह किया है संविधान बचाओ के नाम पर, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर, और दूसरी तरफ कितनी ही बेशर्मी से आप लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस देश में टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि दलितों की पार्टी यानी बसपा ने हमारा 16 सीटों पर नुकसान किया। चूंकि बसपा ने नुकसान किया, इसलिए नुकसान किया क्योंकि दलितों को चुनाव लड़ने का हक नहीं है। अगर बसपा चुनाव न लड़ी होती तो आप जीत गए होते। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? शर्म नहीं आती राहुल गांधी को ऐसा बोलते हुए? शर्म नहीं आती कांग्रेस को ऐसा बोलते हुए? वंचित बहुजन अघाड़ी ने 6 सीटों पर आपको नुकसान किया। शायद आप भूल गए हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब शुरू से ही इस बात पे जोर देते रहे कि हम इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं और इनफैक्ट वो 6 सीटों पर एग्री भी थे। अगर आप 6 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ एग्री किए होते तो शायद आज फलाने की वजह से हार गए पप्पा वाला डायलॉग नहीं करना पड़ता। और बेशर्मी देखिए कि जिन दलितों ने समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को वोट दे करके पावर में भेजा, पावर मतलब विपक्षी पावर, जो विपक्ष में बनने लायक है नहीं, तो जिन दलितों ने विपक्षी पावर में उनको भेजा, उनकी सीट बढ़ाई, उनकी संख्या बढ़ाई, आज उन्हीं दलितों को बी टीम, सी टीम कह के जलील किया जा रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, जब ये लोग विपक्ष में हैं तब दलितों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग विपक्ष में हैं तब दलितों को इतना गाली दे रहे हैं। कल्पना कीजिए जिस दिन ये पक्ष में पहुंच जाएंगे उस दिन दलितों का क्या करेंगे? उस दिन दलितों का जिस बड़े पैमाने पर शोषण होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम वायदे की बात करें तो पूना पैक्ट के दौरान मिस्टर गांधी ने कई वायदे किए हुए थे। मिस्टर गांधी ने बोला था कि हम सवर्णों के मानसिकता को चेंज करेंगे। सवर्णों में बदलाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ये अलग बात है कि सवर्ण जो है उनके साथ छुआछूत की भावना कम कर रहे हैं, लेकिन सवर्णों में एक सोच है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं है, वो दलितों को टेंपल में एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है, दलितों को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर दलितों को एडजस्ट करना होगा। धीरे धीरे बदलाव आएगा, क्रांति अचानक नहीं आएगी।
समाजवादियों के, समाजवादी क्रांतिकारी के नाम ले रहा हूँ कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो ठीक उसी तरह से बदलाव बबुआ धीरे धीरे आई, और उस बदलाव के दृष्टिकोण में, उस फेबियन दृष्टिकोण में दलितों का दमन हो जाए वो अलग बात है, और वही हो रहा है। मिस्टर गांधी ने पूना पैक्ट के जरिए दलितों को पॉलिटिकली अछूत बनाने की कोशिश की, पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने की कोशिश की, राजनीतिक रूप से अछूत बना करके उन्हें पूरी तरह से सिरे से उनके लीडरशिप को, उनकी आवाज़ को, उनके नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ठीक वही काम किया जो उनके कांग्रेस के पूर्वज यानी मिस्टर गांधी ने किया था। अब ये दलितों को तय करना होगा कि वो मिस्टर गांधी का हरिजन बनना चाहते हैं, वो कांग्रेस का हरिजन बनना चाहते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी का बहुजन बनना चाहते हैं, या बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप अवधेश प्रसाद की तरह विधायक बन करके भी गली गली हाथ जोड़ करके अपने आप को राम भक्त बताना चाहते हैं, या फिर अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी बता करके सिरे से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान को सुनिश्चित कराना चाहते हैं और उसको लागू कराना चाहते हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित कराना चाहते हैं और उसको लागू कराना चाहते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आपकी खुद की राजनीतिक पार्टी मजबूत होगी। दरअसल ये बात सिर्फ बात नहीं है, बात इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे चुनाव में जिस तरह से दलितों को क्रिमिनलाइज किया गया, दलितों को बी टीम सी टीम कह के गाली दी गई, और उसी के बाद दलितों का पूरा वोट लिया गया, लेकिन दलितों का लीडरशिप खत्म किया गया। आज दलितों पर जो जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ बोलने वाला कौन है, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है? मुद्दे की बात बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में NSY के राष्ट्रीय सचिव थे संपत राज, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कांग्रेस के बड़े नेता थे, इतने बड़े नेता कि आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने में, राहुल गांधी का स्वागत करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, और उनके पक्ष में बोलने वाला कोई कांग्रेसी नेता खड़ा तक नहीं हुआ। राहुल गांधी ने उसके लिए उफ तक नहीं किया। उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ता है तो सूरज कुमार बौद्ध जैसे तमाम एंटी कास्ट एक्टिविस्ट को, तमाम अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट को, तमाम बीएसपी के लीडर्स को, तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के नेताओं को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बात सिर्फ इस बात की है कि दलितों का लीडरशिप खत्म करने के लिए तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो चुके हैं। आप हो सकता है मेरी इस बात से नाराज हो सकते हैं, इस बात से नाराज हो सकते हैं कि चूंकि मैं बसपा का समर्थक हूं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं। चलो, मैं मान लिया कि मैं बसपा का समर्थक हूं, तो क्या मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का भी समर्थक हूं? लेकिन वंचित, अगर मान लीजिए बहन जी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया, तो वंचित बहुजन आघाड़ी तो सिरे से चाहती थी कि उसको इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए, तो वंचित बहुजन आघाड़ी को इस अलायंस में शामिल क्यों नहीं किया गया? चलो ठीक है, मान लिया कि आपको बहन जी ठीक नहीं लगती, मान लिया कि आपको वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब अम्बेडकर साहब भी अच्छे नहीं लग रहे, जो खुद बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, मान लिया आपकी बात। पर एक बात मुझे बताइए, आपने चंद्रशेखर आजाद जी को इंडिया अलायंस में शामिल क्यों नहीं किया? चंद्रशेखर आजाद जी ने तो राष्ट्रीय मीडिया चैनल में खुलकर के बोला था, इनफैक्ट उन्होंने अपने सम्मान तक को भी दांव पे लगा दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? हिकारत, नफरत, रिजेक्शन। यह दर्शाता है कि इंडिया अलायंस से विपक्षी दल किसी भी तौर पे संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, दरअसल वो दलित लीडरशिप खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे थे। अब दलितों को मैं आखिरी संदेश ये देना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि एक बात हमेशा याद रखना कि माई और दाई में बहुत फर्क होता है। माई माई होती है और दाई दाई होती है। तुम्हारी डॉक्टर नर्स कितनी भी अच्छी हो सकती हो, तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। तुम्हारा उद्धार अगर कोई कर पाएगा तो तुम्हारी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज कर पाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारी वेदना को समझते हैं, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी वैचारिकी को समझते हैं। आप बहन जी से लाख असहमति रख सकते हैं, आपको अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन आपको भी हमारे इस अधिकार का सम्मान करना होगा कि दलितों को चुनाव लड़ने का हक है, वो राजनीति में अछूत नहीं है। मिस्टर गांधी ने जिस तरह से वादे किए हुए थे दलित उद्धार करने का, दलित राजनीति का कल्याण करने का, मिस्टर गांधी उसमें पूरी तरह से फेल रहे, क्योंकि दलितों की लड़ाई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई नहीं है। दलितों की लड़ाई उनके मान सम्मान स्वाभिमान की भी है, दलितों की लड़ाई उनकी वैचारिकी की भी है, दलितों की लड़ाई उनके कल्चर की भी है, दलितों की लड़ाई उनके लीडरशिप की भी है। और सवाल सिर्फ लीडरशिप का है। जिस तरह से मिस्टर गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को विलन बनाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी ने बहन जी को, प्रकाश अम्बेडकर जी को या तमाम वंचित बहुजन वर्ग के नेताओं को विलन बनाने की कोशिश की, और ये हम सब का अपमान है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। चूंकि मैं एक प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे एडिटिंग करना बहुत अच्छा नहीं आता है, तो आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
और एक विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगला वीडियो किस मुद्दे पर होना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम।